मेरी माँ कैसे खेत जाया करती थी सिर्फ मुझे पढ़ाने के लिए। गाँव में तो मैं 100 रुपये फ़ीस देकर पढ़ाई कर लिया करता था और यहाँ पे सिर्फ मुझे 12,000 रुपये एडमिशन देने के लिए चार्ज लग रहे थे। कोचिंग जो जाना पड़ता था उसी जो नाले का पानी होता था उसी से क्रॉस करके जाना पड़ता था। मैं जे एडवांस का फर्स्ट अटेम्प्ट 1 मार्क्स के कारण नहीं क्लियर कर पाता हूँ। मुझे उस दिन लग रहा था कि मेरे मम्मी-पापा का मेहनत बेकार चला गया। मैं अपनी घर की जो फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, मैं उसको नहीं ठीक कर पाया। आज जो स्टॉक के मंच पे आपके सामने वैसा एक लड़का खड़ा है, जो अपने माँ-बाप को खेती करते हुए देखा, खेती में स्ट्रगल करते हुए देखा। कभी-कभी वो खुद भी किया, खुद भी उन्हें हाथ बटाया। लेकिन इस चीज़ को मुझे दूर करनी थी, किसी भी तरह। तो मैंने ठान लिया था कि कुछ ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा करना है। तो मैंने इसके लिए आईआईटी को ऑप्शन चुना और मैं इसे क्लियर किया और इसी कारण शायद आज मैं इस जोश टॉक के मंच पे खड़ा हूँ। नमस्ते, मैं मनीष कुमार, बिहार के गया ज़िले से छोटे से गाँव भुसभुसिया का रहने वाला हूँ। मेरे पापा किसान हैं और जो मेरी माँ है, हाउसवाइफ़ है। मैंने कक्षा 6 तक गाँव में ही पढ़ाई की। कभी गाँव के छोटे से स्कूल में, तो कभी छोटे से कोचिंग में, तो कभी वहीं के छोटे से प्राइवेट स्कूल में। मेरे दादाजी और पापा शुरू से चाहते थे कि मैं अपने लाइफ में कुछ अच्छा करूं, घर की आर्थिक स्थितियां सही करूं, पर ये इतना आसान नहीं था। मेरे पापा आर्थिक स्थितियां खराब होने के बावजूद भी मेरा एडमिशन मेरे गांव से दूर 20 से 25 किलोमीटर दूर जो डीएवी पब्लिक स्कूल है वहाँ पे एडमिशन करवाते हैं। जो मुझे एडमिशन चार्ज के लिए मुझे 12,000 रुपये लगे थे, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि जब मैं पढ़ाई किया करता था, तो गाँव में तो मैं 100 रुपये फ़ीस देकर पढ़ाई कर लिया करता था और यहाँ पे सिर्फ मुझे 12,000 रुपये एडमिशन देने के लिए चार्ज लग रहे थे, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और जो मेरा गाँव से हाईवे की दूरी है, वो 5 किलोमीटर की है और जो मेरा स्कूल का बस है, वो हाईवे तक ही आया करती थी, गाँव तक नहीं आया करती थी। तो मुझे डेली क्लास 7 से ही 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्कूल जाना पड़ता था। जब मैं 7th क्लास में था, तो इनिशियली जब मैं स्कूल जाता था, तो मुझे 2, 3, 4 दिनों तक ये हुआ था कि बहुत ज़ोरों से तबीयत खराब हो जाया करती थी, क्योंकि मुझे इतना हैबिट नहीं था कि मैं उतना साइकिल चला सकूँ। जब मैं स्कूल में गया, तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आईं, जैसे कि इंग्लिश समझने में, तो मैं टीचर के एसेंट को समझने में। कभी ये भी लगता था कि मैं स्कूल वगैरह छोड़ दूँ, इतनी दूर आना-जाना, इतने पैसे भी लगते हैं, चीज़ें समझ भी नहीं आ रहे हैं, छोड़ ही दूँ स्कूल। लेकिन फिर ये मन में सवाल उठता था कि पापा मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, मुझे पढ़ाना-लिखाना चाह रहे हैं, तो मैं पीछे हट नहीं सकता। जब मेरे पापा ये भी कहा करते थे कि बेटा देखो, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो मेरे जैसी खेती करते रह जाओगे। मेरे को ये भी याद है मेरी माँ कैसे खेत जाया करती थी सिर्फ मुझे पढ़ाने के लिए। तो ये मैं पीछे अब हट नहीं सकता था। तो मैं स्कूल जाता था, वहाँ पढ़ाई किया करता था। मेरा 7th, 8th, 9th, 10th यही चलता रहा। 10th बोर्ड में 90% से ज़्यादा मार्क्स लाऊँ, किसी भी तरह। तो जो 10th बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए जो मटेरियल चाहिए होती है, जैसे सैंपल पेपर वगैरह, तो वो हर एक सब्जेक्ट का मैं नहीं खरीद सकता था, क्योंकि इतनी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं थी। तो मेरे पास एक छोटा-सा सैमसंग का टाइजन Z2 का फ़ोन था। मैं उससे ही सारा डाउनलोड सैंपल पेपर कर लिया करता था और उससे ही पढ़ाई किया करता था। कभी कभी ज़्यादा बुक की ज़रूरत होती थी, तो मैं अपने दोस्तों से माँग लिया करता था। मुझे इंजीनियरिंग का शौक बचपन से था और मुझे स्कूल में ही पता चला कुछ दोस्तों से कि इंजीनियरिंग करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है आईआईटी, और आईआईटी के लिए कोटा जाना पड़ता है और कोटा में बहुत सारे पैसे लगते हैं रहने के लिए, खाने के लिए, और वहाँ पे जो मंथली फ़ी लगती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मैं उतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था। तो मुझे वहीं पे स्कूल में ही पता चला कि जो आनंद सर हैं पटना के, वो सुपर 30 बैच चलाते हैं, जो 30 बच्चों को फ्री पढ़ाया करते हैं और उनका जो रहना, खाना-पीना वो सब वो खर्चा उठाते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं उस एंट्रेंस को पास कर लूँ,
तो मेरे लिए बहुत आसानी होगी क्योंकि मैं फिर ही पढ़ सकूँगा। लेकिन उस टाइम आनंद सर की सुपर 30 मूवी आने वाली थी, तो उस कारण से वो बैच नहीं बन पाई थी। तो उन्हीं के द्वारा एक रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स पेड बैच चलाया जाता है, मैं उसमें इनरोल हो गया। तो मैं पटना के जिस एरिया में रहता था, वहाँ पे जब अगर वर्षा के कारण पानी आ जाए, तो 15-15 दिन तक पानी रहता था और हमें कोचिंग जो जाना पड़ता था, उसी जो नाले का पानी होता था, उसी से क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो ये हमारे लिए बहुत दिक्कतें की बात थी और ज़्यादा पैसा माँगने की मुझ में हिम्मत नहीं होती थी। वो जितना देते थे, मैं उतने से ही काम चला लिया करता था। हमें अगर 500 रुपये में मुझे अगर हमें कुछ अलग से कुछ खाना-पीना भी हो, तो मुझे हम सोचना ही पड़ता था कि अगर मैं कुछ खाता-पीता हूँ, तो फिर महीने के खर्चे के लिए और पैसे बचेंगे कि नहीं। तो ये एक जर्नी का मुश्किल पार्ट था। जेईई मेंस के प्रिपरेशन के लिए मैं केमिस्ट्री के लिए मोस्टली एनसीईआरटी को फ़ॉलो किया, क्योंकि जो भी इनऑर्गेनिक के उसके सवाल आते हैं, वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने जो सर जो हमें पढ़ाया करते, जो क्लास नोट्स थे, उसे मैंने फ़ॉलो किया और साथ-साथ जो भी पीवाईक्यू आया करते थे, उसे फ़ॉलो किया। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी मैंने एमएस चौहान सर की जो बुक है, उसे लगाया करता था और सर के जो भी नोट्स थे, उसमें जो सवाल किया करता था, उसका रिवीजन किया करता था मैं। मैथ्स के लिए मैंने वैसे ही आर.एस. अग्रवाल और जो हमारे आनंद सर पढ़ाया करते थे, मैंने उनको रेगुलरली फ़ॉलो किया, साथ में पीवाईक्यू। फिज़िक्स जो डी.सी. पांडे सर की बुक थी, वो बुक लगाने के लिए मैं ये क्या करता था कि जब अलग सर पढ़ाया करते थे, एक दिन में वो जो भी लेक्चर पढ़ा दिया करते थे, वो जितने लेक्चर हो जाया करते थे, मैं कोशिश करता था कि उस कंसेप्ट जो पढ़ा दिया गया, उससे रिलेटेड सारा सवाल कर लूँ। तो मेरा जेईई मेंस का जो स्ट्रेटेजी रहा, ये रहा। अगर मैं मैथ्स की प्रिपरेशन की बात करूँ, तो इनिशियली मुझे मैथ्स में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और जो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे जो सब्जेक्ट होते थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगता था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए मैंने यूट्यूब का रेगुलर हेल्प लिया, जैसे जो सर्कल चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, उसके लिए मैंने यूट्यूब से जो पढ़ाते थे टीचर, उनका हेल्प लिया। फिर जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के जो सवाल होते थे, वो सर करा दिया करते थे और मैं आर.एस. अग्रवाल वगैरह और पीवाईक्यू जो होते थे, उसे लगाया करता था और उससे समझने की कोशिश करता था। जनवरी के अटेम्प्ट के टाइम मेरे दादाजी का तबीयत खराब हो जाता है, उनका किडनी फेल कर जाता है। तो इसके कारण मैं दादा दादाजी के साथ ही पटना में जब जो जिस हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटलाइज़ थे, मैं वहाँ पे चला जाता हूँ और अगर मुझे वहाँ पे कुछ टाइम मिलता था, तो मैं वहाँ पे ही फ़ोन से प्रिपरेशन कर लिया करता था। तो दादाजी की क्रिटिकल कंडीशन होने के कारण 8 फरवरी 2020 को उनकी मृत्यु हो जाती है, जो मेरे लिए सबसे बड़ा दुःख की बात होता है, क्योंकि वही मेरे सबसे बड़े सपोर्टर थे। जब मैं गाँव से पटना आया करता था छुट्टियों के बाद, तो वही मुझे समझाया करते थे कि तुम घर की सारी दिक्कतों को छोड़ दो, वो भगवान पे छोड़ दो, तुम अपने प्रिपरेशन पे फ़ोकस करो। उनका ही वो सपना था कि मैं उनके आँखों के सामने आईआईटी क्लियर करूँ, पर वो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। तो इस चीज़ के साथ कोप अप कर पाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और दादाजी की मृत्यु के बाद ही 1 वीक बाद हमारा बोर्ड एग्ज़ाम था। मैंने बोर्ड एग्ज़ाम को किसी भी तरह मैनेज किया। मेरे 12th में 91.2 परसेंटाइल आते हैं और इसी टाइम कोविड आ जाता है। तो कोविड के कारण अब हमें प्रिपरेशन करना था, वो घर से ही करना था, क्योंकि पटना में सारी कोचिंगें बंद हो चुकी थी। तो अब हमें प्रिपरेशन घर से ही करना था। मैंने अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू किया घर से ही। मैं जेईई का दूसरा जो अटेम्प्ट होता है, वो देता हूँ। उसमें मेरे 91 परसेंटाइल तक बनते हैं। इससे मुझे पता चल गया था कि मेरे जो एक अच्छा एनआईटी भी नहीं मिल पाएगा। तो इस बात की मुझे चिंता होने लगी थी कि अगर मैं आईआईटी नहीं क्लियर कर पाऊँगा, तो आगे क्या होगा? मेरा जो जेईई एडवांस का फर्स्ट अटेम्प्ट था अपीयरिंग ईयर में, मैं जेईई एडवांस का फर्स्ट अटेम्प्ट 1 मार्क्स के कारण नहीं क्लियर कर पाता हूँ और जब मैं ये रिजल्ट में देखता हूँ कि मेरा नहीं हो पाया, तो उस दिन मुझे सच में रुलाया आ रहा था, क्योंकि मुझे उस दिन लग रहा था कि मेरे मम्मी-पापा का मेहनत बेकार चला गया। मैं अपनी घर की जो फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, मैं उसको नहीं ठीक कर पाया। ये सब मैं मेरे मन में बहुत सवाल उठ रहे थे कि अगर अब नहीं हो पाया, तो अगर मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो वो भी नहीं ले सकता, क्योंकि वहाँ की फ़ी हाई होती है। तो
ड्रॉप लेने के सिवा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे मम्मी-पापा ने कभी ये नहीं कहा कि तुम कुछ और चीज़ कर लो, आईआईटी नहीं होगा तुम्हारे से। उन्होंने मुझे यही बोला कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर लोगे, तो तुम 1 साल का और टाइम ले लो और प्रिपरेशन कर लो। अब मैं प्रिपरेशन घर से ही कर रहा था, क्योंकि कोरोना अभी भी थी। तो मैंने प्रिपरेशन के लिए एक रेगुलर गाइडेंस के लिए अलग सर का ही उसी टाइम पहला बार प्रयास बैच आया था, उस बैच में एनरोल हो गया, जो 4000 रुपये के आते थे, तो वो मेरे लिए अफोर्डेबल थी। मैंने पापा को बोला कि पापा 4000 रुपये में बैच आ रहे हैं, तो पापा ने बोला कि ठीक है परचेज़ कर लो। 4000 रुपये मैं दे सकता था। अब मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं जी-जान लगा दूँगा एग्ज़ाम को क्लियर करने में। इस बार मैं अपनी सारी कमियों पे ध्यान दे रहा था। मैं रेगुलर टेस्ट सीरीज़ वगैरह दे रहा था। जो भी वहाँ पे मैं गलतियाँ करता टेस्ट वगैरह में, मैं वो चीज़ फिर से एब्सॉल्व करने की कोशिश करता। जो भी मैं कंसेप्ट में डल रह रहा था उसे दोबारा पढ़ता। इस तरह से मैं प्रिपरेशन कर रहा था। अब बारी थी जेईई मेंस के एग्ज़ाम की। मैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचता हूँ, वहाँ पे मेरे तरह बहुत लोग आए हुए थे एग्ज़ाम देने। ये भी लग रहा था कि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मेरा थोड़ा सिलेबस भी इनकम्प्लीट था। फिर भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में देने गया। वहाँ पे जाता हूँ, एग्ज़ाम हॉल में जाता हूँ, तो इनिशियली ये घबराहट होती है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होता है, तो अच्छे से दे पाऊँगा कि नहीं? वहाँ पे अगर कुछ इश्यू हो जाएगा तो क्या होगा? तो ये सब चीज़ें सवाल उठा करते थे मन में। पर वहाँ पे मैंने वहाँ पे गया और थोड़ा गहरी साँस लिया और फिर एग्ज़ाम देना शुरू किया। जो मेरा पेपर देने का स्ट्रैटेजी था, वो ये था कि मैं सबसे पहले मैथ्स अटेम्प्ट किया। मैथ्स के जो सवाल हो जाया करते थे एक बार में, मैंने उसे सॉल्व किया। फिर मैंने फिज़िक्स के सवाल किया, फिर केमिस्ट्री के सवाल किया इसी तरह। फिर जो मैं दूसरे अटेम्प्ट में वो सवाल देखता था, जो मेरे से लगते थे कि अगर मैं इस पे थोड़ा-सा ही एफर्ट मारूँ, तो ये सवाल हो जाएगा मेरे से। तो मैं इस तरह से किया करता था। जो मेरे सर बोला करते थे कि इनऑर्गेनिक के जो सवाल हैं, वो नहीं छूटना चाहिए। तो मैंने इनऑर्गेनिक पोर्शन बहुत अच्छे से कर गया था, क्योंकि उसे या तो आता है उसमें आपको या तो नहीं आता है। तो वो भी पोर्शन मैं सही से करके गया था और पीवाईक्यू देख कर गया था। तो ये मुझे बहुत हेल्प किया था। जब मैंने जेईई मेंस का रिज़ल्ट देखा, तो मेरे 98.4 परसेंटाइल बन रहे थे। तो इतने में मुझे एक अच्छा-सा एनआईटी मिल जाता, लेकिन मुझे आईआईटी चाहिए था। तो अब मुझे जेईई एडवांस की प्रिपरेशन बहुत शिद्दत से करनी थी। जेईई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए मैंने अलग सर का जो चैनल था उसके साथ-साथ मैंने मोहित त्यागी सर का एक प्रोग्राम था कैट्स कॉम्पिटिशन एडवांस ट्रेनिंग सेशन। वो उस टाइम जो भी बच्चे जेईई मेंस में 98 परसेंटाइल से ज़्यादा स्कोर किए थे, उन्हें वो फ्री बैच प्रोवाइड कर रहे थे। तो मैं उस बैच में एनरोल हो गया। तो मैं प्रिपरेशन कर रहा था। वो सर क्या करवाते थे कि जो भी चैप्टर वो करवाते थे उसमें सारे जो कंसेप्ट होते थे, वो कुछ प्रॉब्लम के थ्रू क्लियर करवा दिया करते थे। इस तरह से मैं प्रिपरेशन कर रहा था। फिज़िक्स के प्रिपरेशन के लिए मैं ये क्या करता था कि जो हमारे स क्लास नोट्स थे, मैं उसे रेगुलर फ़ॉलो किया करता था। साथ में मैं डीपीपी नोट्स जो डीपीपी था, वो रेगुलर सॉल्व किया करता था। और टेस्ट जो हमारी जो पेपर होती है, वो 6 घंटे की सिटिंग की होती है, तो मैं उसे रेगुलर दिया करता था, हर 1-2 दिन पे दिया करता था। तो ये थी मेरी जेईई एडवांस की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी। अब बारी थी जेईई एडवांस की। 3 अक्टूबर 2021 मेरा पहला पेपर। मैं फर्स्ट पेपर में पूरे तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, कुछ इश्यू के कारण। पर मैं फर्स्ट पेपर को किसी भी तरह करके सँभाला। मैं जैसे ही फर्स्ट पेपर ख़त्म करता हूँ, एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलता हूँ और मैं अपने दोस्त संटू को कॉल करता हूँ कि मेरा शायद इस बार नहीं हो पाएगा, मेरा फर्स्ट पेपर अच्छे से नहीं गया है। मैं एग्ज़ाम में इस कारण से फ़ोकस नहीं कर पा रहा हूँ थोड़ा-सा भी। मेरे मम्मी-पापा का सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। अब मेरे पास कोई अटेम्प्ट भी नहीं बचा है, तो मैं किस तरह से कर पाऊँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने समझाया कि तुम अभी ये सब जो भी दिक्कत है उसको छोड़ दो और सिर्फ़ अपने एग्ज़ाम पे फ़ोकस करो। मैं फिर इसी बात को लेकर जाता हूँ सेकंड पेपर देने। सेकंड पेपर मेरे लिए मैं थोड़ा अच्छे से दे पाया पेपर फर्स्ट के कंपैरिज़न में। मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलता हूँ, फिर घर जाता हूँ। मेरे पापा पूछते हैं
कैसा एग्ज़ाम रहा। क्योंकि जब आप एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हो ना, तो हर एक पेरेंट्स को एक आशा तो होती है कि हाँ, एटलीस्ट एग्ज़ाम अच्छा जाए, कि रिज़ल्ट आ जाए तो एडमिशन हो जाए। क्योंकि वो मेरे पीछे बहुत खर्चा कर रहे थे। लग रहा था कि अगर नहीं हुआ तो आगे क्या? फिर तो प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। मैं रिज़ल्ट देखता हूँ, तो इस बार मैं क्वालिफ़ाइड था, और जो मेरे इस बार जो रैंक बने थे, वो बने थे 12,134 जनरल रैंक, और जो कैटेगरी रैंक बनी थी, वो बनी थी 2494। मेरी माँ सबसे ज़्यादा उस दिन खुश थी, क्योंकि उनको ये होप था कि मेरा बेटा कुछ ज़िंदगी में कर लिया है। अब जो हमारी फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, वो मुझे नहीं झेलनी पड़ेगी। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि मैं अपने माँ का सपना पूरा कर पाया था। मैं इस तरह से आईआईटी क्लियर किया, और अपने गाँव का पहला आईआईटीएन बना। जोसा काउंसलिंग के थ्रू जो मेरा एडमिशन होता है, वो IIT-ISM धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के थ्रू होता है। मैं अभी करेंटली 3rd ईयर में हूँ, बीटेक परस्यू कर रहा हूँ। जो आईआईटी का माहौल है वो बहुत अच्छा है, मतलब कि वहाँ वहाँ पर जो सीनियर के साथ इंटरेक्शन होती है, जो आपके दोस्तों के साथ बॉन्डिंग बनती है, वो जो बॉन्डिंग होती है, वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। वो आपको किसी भी सिचुएशन में आपको हेल्प करते हैं। जो मेरे कुछ दोस्त बने, वो मुझे हर एक कंडीशन में सपोर्ट किए। आईआईटी पहुँचने के बाद भी मुझे कई बार फाइनेंशियल इश्यू आई, तो मेरे दोस्त ऑलवेज़ तैयार थे, उनसे जो जितना भी बनता था, वो मुझे हेल्प करते थे। अगर आप अपने हार्ड वर्क के साथ ऑनेस्ट हैं, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आप अपने हार्ड वर्क के साथ ऑनेस्ट रहिए, आप किसी के साथ गलत नहीं करिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। कभी ये भी मन करता था कि बाहर घूम फिर आऊँ, आज पढ़ाई-लिखाई नहीं करूँ। लेकिन मन में यही फिर कॉन्स्टेंटली चलते रहता था कि अभी भी मेरी माँ कुछ न कुछ, या तो कुछ घर में कर रही होगी, या तो कुछ खेत में काम कर रही होगी। मेरे पापा अभी भी बाहर गए होंगे कि कुछ घर में पैसे आ जाएँ, कुछ पैसे आ जाएँ कि मैं पढ़ाई कर सकूँ। तो ये मेरे लिए हमेशा कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहता था कि मुझे किसी भी तरह आईआईटी करना है। और मैं जो स्टॉक को बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे इनवाइट किया, जो लोगों को प्रेरणा देने की काम करती है कि किस तरह से लोग अपने कई स्ट्रगल के बावजूद भी अपना जो भी लक्ष्य है उसे प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईआईटीज और एनआईटीज जैसे देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस से इंजीनियरिंग करने का। लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है। हम प्रिपरेशन कब और कहां से स्टार्ट करें, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करें, कोचिंग लें कि नहीं, या लें तो कौन सी कोचिंग से लें। हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारे पास शायद गाइडेंस पाने का सही जरिया नहीं है। और इसीलिए बहुत से एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। जोश टॉक्स पर बहुत से आईआईटी जेईई रैंकर्स और अनेक टीचर्स और कोचिंग्स आती हैं अपनी कहानी सुनाई। जोश टॉक्स ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या ये कोचिंग्स जोश की फैमिली से बात करेंगे और हमारे डाउट सॉल्व करेंगे। डाउट्स जैसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कौन सी कोचिंग लें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करें, क्या कोचिंग फीस में कुछ डिस्काउंट हो सकता है। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करते हुए कि वो मान गए हैं। ब्रिजमोहन गुप्ता सर, जिन्हें हम बड़े भैया के नाम से भी जानते हैं, उनकी विद्या मंदिर क्लासेस अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हमारी हेल्प करेंगी। हम विद्या मंदिर क्लासेस से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और घर बैठे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जोश टॉक्स और भी इंस्टीट्यूट्स एंड टीचर्स से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो जोश के स्टूडेंट्स को घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि हमें इस इंस्टीट्यूट से फोन आए तो हम अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। आपको जब फोन आए तो ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको फीस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।